भ्रम इसमें क्या है? अगर जो कंप्लेनेंट है और उसकी कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो कंप्लेनेंट पर कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें क्या भ्रम है? तो सीधा सवाल है। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, ये सच्ची बात कह रहे हो आप, ये सही बात है। इसमें दोबारा बहुत नए सिरे से सोच विचार के और सही सुधार करने की जरूरत है भाई, जो देश को मजबूत करे। हम नहीं चाहते कि कभी किसी भी SC ST OBC या साधारण गरीब आदमी के साथ भी, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ऐसा कानून आप बनाओ। अब किसी ने अगर के नॉन रिजर्व कैटेगरी में जन्म ले लिया तो वो क्या दूध खाने के लिए पैदा हुआ है क्या? उसके साथ अन्याय, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो सर ये आप क्या मानते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास है, ये तो सबका साथ नहीं है? फिर तो आपने जो ना बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप इसी का ये कानून, इसमें बहुत सुधार की जरूरत है भाई। देखो, मैं तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी के लिए मैं चाहता हूँ ये आगे के लिए भी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी राज करे। लेकिन भाई ऐसे ये कानून जो है, ऐसे कानून अगर ये बनाएंगे तो इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। कहाँ जाएंगे? विदेश में चले जाएं हम, कहाँ जाएं भाई? यहीं पैदा हुए हैं, यहीं सांस लेके यहीं से मरना चाहते हैं, तो बाहर जाके कहाँ जाए हम बताओ? बाहर वाले भी, ट्रंप ने ऐसे कानून बना दिए, वो बेचारे परेशानी में। अनेक देशों में किस समय क्या गड़बड़ी हो जाती है, बेचारे छोड़ के बाहर अपने देश में आ जाते हैं। अपने देश में भी जब रहने नहीं दोगे उनको तो कहाँ जाएंगे वो? तो सर आप इसमें सर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने चलिए खुल के इसकी मुखालफत कर दी है। अब आगे जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप उनके साथ कैसे आएंगे, कैसे उनकी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं किसी विरोध करने के साथ, मैं किसी भी विरोध करने वाले के साथ नहीं हूँ। मेरी अपनी सोच है, मैं तो, मेरी अपनी सोच ये है कि इसमें ड्रास्टिक सुधार, जिस सुधार की जरूरत है वो सुधार करे जाए, और जिस तरह से ये बनाया है इस तरह से लागू ना किया जाए। सर एक छोटा सा सवाल, 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिएगा। जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, जिनको सुधार करना है वो इस चीज को स्वीकार तो करे, पहले वो स्वीकार ही नहीं कर रहे। मैंने आपको धर्मेंद्र प्रधान को उदाहरण दे दिया, 8-10 दिन के बाद 100% सुधार करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान भी अच्छे इंसान हैं, बड़ी आदमी हैं। अभी जो बयान उन्होंने अचानक दे दिया है वो अब विचारेंगे, जब सारे देश में विरोध हो रहा है इसका, तो क्या उनके वोट नहीं चाहिए क्या बीजेपी को? बीजेपी क्या कोई अंधी होके थोड़ी काम करेगी? वो सोचेंगे, अब देखेंगे। चलिए ठीक है सर, पे विरोध हो रहा है तो दे विल डेफिनेटली थिंक। और धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत बड़ी आदमी हो तो सोचेगा, सुनेगा। रामकुमार गौतम जी, मोदी जी भी सुनेंगे, सोचेंगे। नरेंद्र मोदी जी ही बीजेपी है जिन्होंने EWS का जो रिजर्वेशन किया है, जो आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अदर्स में है, नॉन रिजर्व कैटेगरी में, सबके लिए 10% का प्रावधान किया है। वो समझदार हैं, सारी बातें सोचेंगे। जब विरोध किया लोगों ने तो उस विरोध को भी वो। चलिए सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। और अब जो हमारे मेहमान हैं, जिनके साथ इस बहस को, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं। राहुल आर्यन हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदेश भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हिमांशु उपाध्याय एडवोकेट हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राहुल, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप पेशे से शिक्षक हैं। तो मसला यह है कि एक कानून है जो ये कहा गया कि कैंपस में असमानता को घटाने के उद्देश्य से ये कानून को इंट्रोड्यूस किया गया, ये नए नियम लाए गए। आज जो परिदृश्य मुझे दिख रहा है, ये तो खाई को पाटने की जगह खाई को और चौड़ा कर रहा है। धर्मराज जी नमस्कार, GNCR के तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने सौरभ भारद्वाज का जो बयान चलाया था, भारतीय जनता पार्टी को समानता असमानता इनसे कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का स्टाइल है, किसानों के लिए कानून लाया गया तो किसी से कोई चर्चा नहीं की गई। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में गाड़ियों के ऊपर कोई नियम कानून लाया गया, उसमें भी किसी से कोई चर्चा नहीं की गई। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी इस देश के अंदर
जब से उसकी पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, उसका ये स्टाइल है कि वो एक दूसरे को लड़ाते हैं। वो ये देखते हैं कि इस कानून के क्या प्रतिक्रिया आ रही है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। भारतीय समाज में असमानता है, इसको स्वीकार करने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस असमानता को किस प्रकार से दूर करना है, ये संविधान ने ठीक ठीक व्यवस्था दी थी इससे, और काफी हद तक हमने उसमें सफलता भी हासिल की। बहुत हद तक चीजें बदली है। अगर आप जेन जी तक पहुंचेंगे तो जेन जी के अंदर अब जाति बहुत मायने नहीं रखती। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जाति खत्म हो गई है। जाति और जाति से जुड़े हुए जो भेदभाव हैं वो हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं भेदभाव के आधार पे हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां, इन्हीं जाति के चीजों को उभार कर चुनाव में वोट लेती है। आप देखिए कि इतने वर्गीकरण होते हैं, ओबीसी का वर्गीकरण करो, ईबीसी का वर्गीकरण करो, पिछड़ा को अति पिछड़ा करो, अति पिछड़ा को महादलित करो, दलित को महादलित करो, तब ये सारे सवाल और ये सारे तर्क कहाँ चले जाते हैं। तो जब आपको ये सारी संरचनाएं अपनी राजनीति के मुफीद लगती है, जब आप उसको सूट करती है, तो आप भारत की जाति की संरचना का इस्तेमाल करते हैं। आपने कुछ देर पहले देखा कि हमें आज से 2-3 महीने पहले हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा था, अभी भी कई जगह लड़ाए जा रहे हैं। हिंदुओं को सिख से लड़ाने का प्रयास अभी कुछ दिन पहले हुआ, हिंदुओं को ईसाई से लड़ाया जाता है। जाट नॉन जाट के जो बहस है वो भारतीय जनता पार्टी राजनीति में लेके आई, मराठा नॉन मराठा का बहस, पटेल नॉन पटेल का बहस, यादव बनाम अन्य, अब सवर्ण बनाम अन्य। भारतीय जनता पार्टी को विभाजन की राजनीति सूट करती है, पसंद आती है, उनको एक ठीक इसके आधार पर राजनीति की जा सके। अब यूनिवर्सिटी में जो ये बात लेकर आया गया है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा विषय स्वायत्तता का है। आप यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकल टूल्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसी पॉलिटिकल टूल्स का कानून भी ये जो कानून नया जिस नियम की आप बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को राजनीतिक टूल्स बनाने का सिर्फ से एक उपाय है और कुछ भी नहीं है। भेदभाव राहुल जी, मैं आता हूं सर आपके पास। आदेश भारद्वाज जी का रुख करूंगा। आदेश जी, मैं अभी इस कानून के मेरिट डिमेरिट पे नहीं जा रहा, 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे, मैं बस उन्हीं पॉइंट्स पे रहना चाहता हूं। इसमें हो सकता है कि जब ये मामला इस तरीके से उछला है तो पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीति करेंगे, उनका अधिकार है, उनका हक है। अगर सामने से मौका मिला है तो ना करें तो ये उनकी गलती होगी, मैं उस पर नहीं जाता, उनको करने दीजिए। लेकिन मोटे तौर पर एक बात जो राहुल ने कही कि आप जब इस तरीके के बदलाव लाते हैं तो एक चर्चा हो जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख लिया जाए कि इसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है, क्या फैक्टर हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इन चीजों को दरकिनार किया गया, जिसका नतीजा है कि आज ये पिछले 7-8 दिनों से बवाल चल रहा है? धर्मराज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो है सच्चाई ये कि मोदी सरकार इन नियमों को जल्दबाजी में लेके आई है। ना स्टेक होल्डर से बात करते हैं, ना लोगों से चर्चा होती है, ना छात्रों के भावनाओं का सम्मान किया जाता है, और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ये सिर्फ इस तरह के काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से यही देखा गया, देश के अंदर जब भी कोई नया कानून बनता है तो या तो उसमें 2 लोग देश को चला रहे हैं और 2 लोग देश में कमा रहे हैं, बाकी सब लोगों की जेब से छीना जा रहा है। तो या तो उनके हक के कानून बनते हैं, या भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से अपना वोट बैंक सद सकता है, उन चीजों को ध्यान में रख के सब किया जाता है। ये देश का दुर्भाग्य है। राजनीतिक पार्टियां इस तरह से, सरकारें इस तरह से काम नहीं करती। सरकारें बड़ा मन के, बड़े विचार से और बहुत विमर्श के साथ चीजों को करती हैं, और उनकी कही बातों का लोगों पे इकबाल होता है, भरोसा होता है। कहीं ना कहीं वो भरोसा इस सरकार का जगह जगह टूटता हुआ दिखता है। क्या किसानों के बारे में अगर बात करें तो 1 साल तक किसान जो है धरने पर है, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं आपके एक फोन कॉल की दूरी पे बैठा हूं, लेकिन वो एक फोन कॉल सालों तक नहीं आया। 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा शायद मैं अपनी बात नहीं समझा सका। लैंड एक्विजिशन, उन किसानों पे जिनको जमीन जाती है उनसे कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं की जाती। जो है किस तरह से अरावली का किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं आपके पास आता हूं। मैं भाव समझना चाह रहा हूं, मैं बस उस भाव को समझना है। हिमांशु उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगा। कानूनी स्तर पर, हाँ जी पृथ्वी को, आदेश जी मैं आपके पास आता हूं सर, आता हूं आपके पास। हिमांशु उपाध्याय जी, कानून के दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है, उसके बाद ये नियम बने, क्या ये मामला
भविष्य में कोर्ट में चैलेंज के लिए जाएगा? तो अगर जाएगा तो फिर किस बिना पे जाएगा? देखिए, हमारे संविधान की जो आत्मा है वो है समानता। सभी लोगों को समान रूप से देखा जाएगा, सभी को समान रूप से समझा जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 14 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंडामेंटल राइट है। तो आप अगर उसकी को समझना चाहें पूरी अच्छी तरह, तो कानून के सामने सभी लोग समान रूप से समझे जाएंगे। ये जो न्याय प्रणाली अब सिस्टम जो अब ऑपरेशनल आ रहा है, अब उसके ड्राफ्ट में जब ये आपने ये जो नए कानून आए हैं, इनका अगर ड्राफ्ट देखो तो उस ड्राफ्ट में ये सब चीजें परिलक्षित नहीं होती हैं, ये दिखाया नहीं जाता है। पर जब ये कानून आता है यूजीसी का, तो जो फाइनल ड्राफ्ट बन के आता है तो उसमें नई चीजें हमारे सामने आती हैं। दूसरी बात, इसमें SC ST के अलावा OBC वर्ग को भी रखा गया है। अगर X आदमी Y को गाली देता है, या X आदमी Y के बारे में कुछ कहता है, या X आदमी Y के बारे में कुछ समझना चाहता है, अगर कोई भी चीज उसके सामने कह सकता है या फिर उसको बताता है, तो अगर उसमें जाति सूचक वर्ड होते तो उसको देखने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कानून है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है। आपने किस मापदंड पर यह सोच लिया कि वो जो पुराने कानून हैं वो पुराने ही हो गए हैं और नए कानून आप उनको जब एग्जीक्यूशन में लाया जाता है? आपने दहेज प्रथा सुना होगा। दहेज का कानून जब शुरू में लेजिस्लेशन लाई थी तो एक अपने आप में एक नई सोच थी, एक सोच लेके आई थी वो। परंतु आज उस कानून का कितना दुरुपयोग हो रहा है ये हम लोग एग्जीक्यूशन वाले देख रहे हैं। इसी प्रकार से हमें ये 100% इस कानून में और इस नियम में भी लग रहा है कि इस कानून का कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है। अगर मेरे मार्क्स मेरे टीचर ने कम लगाए, या कोई आदमी यूनियन के इश्यूज हैं जो जनरली हमारे यूजीसी के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, उनके बीच में आप जरूर देखते हो चुनावों के बीच में बहुत सारे बच्चों के बीच में दरार पड़ जाती है। उनको देखते हुए अगर उस दरार का वो गलत उपयोग कर लेते हैं जाति सूचक वर्ड को लेके, तो उन बच्चों के कैरियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? शब्द एक मापदंड आपने जो इस नए नियमावली में रखे हैं, उस पर्टिकुलर मापदंड के बेस पे उसका पूरा कैरियर सबोटाज हो जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा, बिकॉज हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हर आदमी, हर जाति, हर धर्म इस देश में समान है। आपने समानता रखी कहां? आपके पास ऑलरेडी कानून थे, उसके बाद भी इस नियम बनाने की जरूरत क्या थी? आप जिस पर्टिकुलर जजमेंट का आप हवाला दे रहे हैं वो केस है रोहित वेमुला का केस। आप ऐसे ऐसे एक दो मैटर्स जरूर देखेंगे, परंतु ज्यादातर सिचुएशंस में आपको ये लगेगा कि इस कानून का, इस नियम का घोर मिसयूज हो रहा है और जो मिसयूज करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है सर, मैं आता हूं हिमांशु उपाध्याय जी, मैं आपके पास आता हूं सर। ये कानून ये सुनिश्चित करता कि उन कंप्लेनेंट्स को जो इसका मिसयूज कर रहे हैं उसको भी दंडित किया जा सके। ठीक है, सर मैं तो बहुत लेमैन की तरह बहुत ज्यादा दाएं बाएं नहीं जा रहा। विपिन शर्मा जी, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा, मैं उस पर अभी जा ही नहीं रहा। अब वो उनकी जो 3 पन्नों का नोटिफिकेशन उस पर तो मैं नहीं जा रहा। मोटे तौर पर मेरे 2 सवाल हैं, 2-3 छोटे-छोटे मेरे जो सवाल हैं, आप उसी को एड्रेस कीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि खाई पाटने के लिए आप कानून लेकर आए और वो कर क्या रहा है कि और खाई को वो चौड़ी कर रहा है, और इस तरीके से चौड़ी हुआ कि मुझे वो फिर वो 90 मंडल वाला दौर याद आ रहा है, जो उस दिशा में हम अभी पहुंचे नहीं है बट हम जाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या वो परिस्थिति आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? समाज के 2 हिस्से जो हैं उनको आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं आपका इंटेंशन ऐसा है तो फिर तो आप उस पर क्वेश्चन रेज है। आप जब ऐसा कुछ लेकर आ रहे थे तो उस पर एक ब्रॉडर चर्चा होनी चाहिए थी, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, लोगों को बुलाना चाहिए, सबके विचार विमर्श होने चाहिए। अचानक से पता चलता है कानून आया है, कानून थोप दिया, फिर ये बवाल शुरू हो गया। व्हाट्स योर टेक सर? धर्मराज जी धन्यवाद। देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षा का सीधा वास्ता है राष्ट्र निर्माण से, और युवाओं के ही कंधों पर देश का भविष्य टिका है। तो यहाँ पर अगर इन नए नियमों से यहाँ पर बवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर, और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, यहाँ पर पीछे कुछ वर्ष जाना चाहिए, बाकी देशों में देखना चाहिए कि कैसे युवा जब
आक्रोशित होते हैं तो उसका क्या अंजाम होता है। यहां पर आपके पास बेशुमार चुनौतियां हैं देश के सामने, और यहां पर कुछ अच्छी नीति है सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं कि मोदी सरकार को वर्तमान के दौर में अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है इस समय, कि जो उनको अच्छी सलाह दें, उनको आगे बताएं कि यहां पर क्या फैसले जो वो ले रहे हैं या नई नीतियां लेके आ रहे हैं कि वाकई में जिनका वो उद्धार करना चाहते हैं उससे उद्धार होगा। यहां पर तो आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, या और ये निश्चित बात है कि आप एक वर्ग को अगर खुश कर रहे हैं तो दूसरा वर्ग जो आक्रोशित हो रहा है, और जो यही कारण है, कोई बेवजह तो बवाल नहीं हो रहा है यहां पर। आप यूजीसी का जन्म किस लिए हुआ था कि एक क्रेडिबल आप एजुकेशन सिस्टम बनाए, फेयर, लेकिन साथ साथ आप अगर जो आपका टास्क फोर्स यहां पर इंटरफेयर करने लग जाएगा, हस्तक्षेप करने लग जाएगा, फॉल्स कंप्लेंट्स, झूठे कंप्लेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी, तो अपने आप समझ सकते हैं, एक आम आदमी भी समझ सकता है, रॉकेट साइंस नहीं है धर्मराज जी, कि यहां पर इसका क्या दुष्परिणाम होने वाला है। और निश्चित बात कि खौफ का माहौल है, क्योंकि यहां पर हमने उनको उनका खौफ दूर करना है कि उनको एक खौफ वाले माहौल में उनको आगे जीने देना है। तो यहां पर इस समय मुझे लगता है प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहां पर बिल्कुल युद्ध स्तर पे बैठना चाहिए कि आप या तो इसमें संशोधन करें या रोल बैक करें, क्योंकि मैं अभी जो पहले मेरे से प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं भूल गया कि कौन से राजनीतिक दल के थे, वो जब बात करी कि किसानों के जो 3 कानून आए थे, निश्चित बात है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो वो बवाल होगा ही होगा। किसान देश का अन्नदाता है जिसको हम सलाम करते हैं, अगर वो धरने पे बैठा था कोई ना कोई तो कारण होगा, आप उनको विश्वास में लेके आते कि वाकई में, फिर आपको यू टर्न लेना पड़ गया। जब खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने बोला हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है, कुछ जो कानून सरकार लेके आती है, मिसाल के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, 370 35 ए जो हटाया गया, निश्चित बात है एक नई सुबह का आगाज हुआ, और वो उसका स्वागत है, उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम तुलना करें, ये जो नया यूजीसी एक्ट 2026, इसमें लैकुनेज है जो संशोधन करने की आवश्यकता है यहां पर। और सीधी बात है कि अगर आप एक वर्ग आक्रोशित होगा, वो सोचेगा आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं हमारे को, बिल्कुल आपने, तो आप एंटी डिस्क्रिमिनेशन चाह रहे हैं कि यहां पर इंक्लूसिविटी हो, इक्विटी हो, इक्वालिटी हो। लेकिन बड़ी जरूरी बात संक्षेप में बोलूंगा कि आप तो, आपका उद्देश्य है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन यहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन जनरल कैटेगरी के साथ हो जाएगा, तो वो आपने कैसे नजरअंदाज कर लिया। चलिए ठीक है सर, मैं इस पे एक पॉइंट, ठीक है, मैं इस पे एक पॉइंट यहां पर रेज करूंगा राहुल आर्यन, क्योंकि हम जैसे